हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या वैल्यूएशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था पी रेशो। उस वीडियो में हमने देखा था कि पी रेशो होता क्या है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको एनालाइज कैसे करना है, किस तरह से एनालिसिस करें ताकि हमें पता चल जाए कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और उसके बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करें कि किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे चलेंगे और पी रेशो के बारे में और डिटेल से समझेंगे, उसको एनालाइज कैसे करना है, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मेरी जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आप रेगुलरली देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें। और प्लीज़ अपने फीडबैक या अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें ताकि मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए पता चलेगा कि क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा अगर आप कमेंट में अप्रिशिएट करते हैं तो। ओके, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो में हम लेट्स स्टार्ट विद पी रेशो, कि पी रेशो होता क्या है। हमने पी रेशो होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करना है, एनालाइज कैसे करना है, वो तो हमने देख लिया था। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। पी रेशो क्विकली मैं सम अप कर देता हूँ जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। पी रेशो होता है प्राइस अपॉन में अर्निंग्स। प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, अर्निंग्स हो जाता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। बेसिकली अर्निंग पर शेयर ही तो वैसे भी पर शेयर ही रहता है। करंट मार्केट प्राइस अपॉन में अर्निंग पर शेयर। ओके, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर किसी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 300 और उसका अर्निंग पर शेयर है 20, तो हो जाएगा 15। इस 15 से मैं क्या पता चलेगा कि इस कंपनी में अगर मुझे 1 रुपया अर्न करना है, इस कंपनी में अगर मुझे 1 रुपया अर्न करना है तो मुझे 15 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 20 रुपये का ईपीएस है, मतलब 20 रुपये की अर्निंग के लिए 15 रुपये का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो 1 रुपये अर्न करने के लिए इस कंपनी में मुझे 15 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये पता चलता है। फिर हमने और समझा था लास्ट वीडियो में, पूरा हमने डिस्कस किया था और समझा था कैसे हम उसको कंपनी से या इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, देखेंगे ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है। बट ये जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में वापस दे रहा हूँ कि 1 रुपये अर्न करने के लिए 15 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये हमने हाई लेवल देखा था और ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का कंसेप्ट समझा था। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स पे, जिसमें सबसे पहला है इसका यूसेज और इम्पोर्टेंस, कि इसका यूसेज या इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट यूसेज या इम्पोर्टेंस है वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के लिए, कि कंपनी के जो स्टॉक प्राइस का वैल्यू है वो कैसा है, वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये जानने के लिए इसका यूज होता है। तो अगर किसी कंपनी का पी रेशो हाई है या किसी कंपनी का पी रेशो लो है, ओके, अगर पी रेशो हाई है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओके, या फिर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो उसकी अर्निंग्स है, अर्निंग पोटेंशियल्स अच्छी है और उसकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी रहेगी। अगर पी रेशो लो है इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो उसकी अर्निंग ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी फ्यूचर में। अगेन ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड अर्निंग से रिलेटेड ये जो टॉपिक है या ये जो एक्सप्लेनेशन है, इसको डिटेल में समझने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है इसके बारे में। बट कमिंग बैक टू दिस, अगर पी रेशो हायर है तो ये समझ में आता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, या फिर उस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ अच्छी है क्योंकि क्या हो रहा है, इस कंपनी का 1 रुपया आने के लिए मैं 15 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल में, राइट। तो 1 रुपये के बदले में 15 रुपये क्यों इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा या मार्केट को ऐसा लग रहा है कि वो अर्निंग ग्रोथ उसकी अच्छी रहेगी, फ्यूचर में वो काफ़ी बेनिफिट देगी, राइट। फ्यूचर में अर्निंग अच्छी होगी तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा। तो अर्निंग ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए मैं आज उसके 1 रुपये के बदले में 15 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, राइट। तो अर्निंग ग्रोथ अच्छी है तब भी आपका पी हायर हो सकता है। ओके,
या पी रेशो कम होता है इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड है, ओके, या फिर उसकी अर्निंग ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं रहेगी फ्यूचर में, इसलिए आज की तारीख में इन्वेस्टर्स या जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स है वो उसको कम पैसे देने चाहते हैं, कम पैसे देना चाहते हैं, ओके, उसके मार्केट प्राइस में। तो ये होता है, तो वैल्यूएशन के लिए इसका यूज आता है। दूसरा पी रेशो का यूज आता है कंपैरिजन के लिए। ऑब्वियसली इस कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करने के लिए, एक इंडस्ट्री में अगर दो कंपनीज है तो दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो एनालिसिस करने के लिए भी अपन पी रेशो को, जो इन्वेस्टर्स है वो देखते हैं किस कंपनी का पी रेशो हायर है, किस कंपनी का पी रेशो लोअर है, ठीक है, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ओके। अगेन जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब नहीं है कि वो इन्वेस्ट करना ही करना है, आपको अदर फैक्टर देखने होते हैं कि उसकी फंडामेंटल एनालिसिस कहती है कैसी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, ऐसा वो सब देख के फिर इन्वेस्ट करना होता है। तीसरी चीज जो इसके लिए, जिसके लिए पी रेशो का यूज होता है या इम्पोर्टेंट रहती है, वो होती है बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रेशो। इन्वेस्टर्स भी दो तरह के होते हैं, ग्रोथ ड्रिवन इन्वेस्टर्स या वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि ग्रोथ वाली कंपनीज में जिनमें पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होती है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, वो जनरली हाई पी वाली कंपनीज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हाई पी वाली कंपनी में अभी भले ग्रोथ नहीं है बट उनकी ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ओके, तो इसलिए मार्केट जो है ज़्यादा प्रीमियम देने के लिए रेडी रहता है, राइट। तो उस तरह के इन्वेस्टर जिनको लगता है कि यार इस कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जनरली वो हाई पी वाली होती है। जबकि जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो कंसिस्टेंट रहती है कंपनीज, जिनमें रिस्क कम रहती है, उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, जिनका जनरली पी लोअर होता है। तो वो इन्वेस्टर्स, जिस तरह के इन्वेस्टर है वो उस तरह के एनालिसिस करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर उस तरह के हाई पी वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर अंडर वैल्यूड शेयर या लो पी वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस एनालिसिस के लिए यूज में आता है। फिर इसका होता है, इससे हमें मार्केट सेंटीमेंट भी पता चलते हैं, मतलब ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट नहीं, मार्केट सेंटीमेंट टुवर्ड्स द स्टॉक, टुवर्ड्स द शेयर, स्पेसिफिक शेयर। तो जिस भी कंपनी का पी रेशो देख रहे हो, जिस भी कंपनी का पी रेशो देख रहे हो, अगर उस कंपनी का पी रेशो ज़्यादा है, राइट, अगर उसका पी रेशो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, लाइक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स है या जो स्टॉक मार्केट के जो भी प्रोबेबल इन्वेस्टर्स हैं, वो उस कंपनी के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। अगर पी रेशो ज़्यादा है, लेट्स से यहाँ पे इंडस्ट्री का पी रेशो है 5, ओके, 1 रुपये की अर्निंग के लिए 5 रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं, बट इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस 300, इसका मतलब इसके लिए लोग 1 रुपये की अर्निंग के लिए 15 रुपये देने के लिए तैयार हैं, राइट, ज़्यादा रुपये देने के लिए तैयार है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, लोगों को लग रहा होगा कि इसकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, इसलिए वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। तो आपको मार्केट सेंटीमेंट पता चलता है कि मार्केट का सेंटीमेंट टुवर्ड्स द स्टॉक कैसा है, ओके। अगर लेस है तो इसका मतलब लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो मार्केट सेंटीमेंट उतना पॉजिटिव नहीं है उस स्टॉक के लिए, तो ये आपको पता चलता है। तो ये हुआ इसका यूसेज एंड इम्पोर्टेंस। अब पी रेशो को एनालाइज कैसे करें, या एनालाइज करते टाइम हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो एनालाइज करते टाइम देखो, पी रेशो का सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एनालाइज करते टाइम आप किसी कंपनी के इंडिविजुअल पी से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, आपको उसको कंपेयर करना होता है इंडस्ट्री से। तो एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो आपको इंडस्ट्री से कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि वो पी कैसा है, ज़्यादा है, कम है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। आप उसके अकेले के पी से नहीं देख सकते हो, आपको इंडस्ट्री का पी से कंपेयर करना पड़ेगा, ओके। तो एनालाइज करते समय हम इंडस्ट्री के पी को ध्यान में रखना होता है। दूसरी चीज़, हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने पड़ेंगे, हिस्टोरिकल पी या हिस्टोरिकल ट्रेंड कैसा है, क्योंकि किसी भी रेशो को आप एनालाइज करते हो, स्टैंड अलोन एनालाइज आप कभी भी नहीं कर सकते, आपको इंडस्ट्री से देखना है, आपको ट्रेंड देखना है कि हिस्टोरिकल डेटा कैसा रहा है, उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड कर सकते हो कि वो पी कैसा है, ओके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पी रेशो को एनालाइज करते टाइम आपको उसके ग्रोथ के बारे में देखना है, कि जो अर्निंग्स है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है या उसके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट कैसे हैं। क्योंकि जैसा मैंने देखा था,
जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला कि अगर किसी कंपनी का पी रेशो हायर है, पी रेशो हायर है बट उसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है, ओके, पी रेशो हाई है, पी रेशो हाई है बट उसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो अच्छी नहीं है, या तो सेम है या लेस है। अगर ग्रोथ पोटेंशियल लेस है तो उस केस में आपका जो पी रेशो ज़्यादा है वो डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है, ओके, ओवर वैल्यूड है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर किसी कंपनी का पी रेशियो हायर है बट उसका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है और ग्रोथ ट्रेंड काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो उस केस में भले उसका पी रेशियो हायर है, वी कैन नॉट कंसिडर ओवर वैल्यूड, क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी है या अच्छी चलेगी, तो उस केस में आप स्टिल इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है, ओके। फिर है अर्निंग्स, ओके। अर्निंग उसकी किस तरह की है, अर्निंग की कंसिस्टेंसी कैसी है, क्योंकि देखो पी रेशो में एक एलिमेंट आपका अर्निंग भी होता है, ठीक है। तो उस अर्निंग की कंसिस्टेंसी कैसी वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और अर्निंग में ऐसा तो नहीं कि अर्निंग स्टेबल नहीं है, मतलब कभी हाई रहती है कभी लो रहती है। तो जब हम पी रेशो के एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम पी रेशो के एनालिसिस कर रहे हैं उस टाइम अर्निंग ज़्यादा थी, राइट, या अर्निंग एकदम से कम हो गई, तो अर्निंग की कंसिस्टेंसी कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है, इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। और पांचवी चीज़ जो आपको पी रेशियो एनालाइज करते टाइम ध्यान में रखनी है वो है मार्केट, कि मार्केट की कंडीशंस कैसी है, ओके। क्योंकि अगर मार्केट, अगर ओवरऑल मार्केट की कंडीशंस, लेट्स से अगर ओवरऑल मार्केट बुल रन में चल रहा है, राइट, अगर ओवरऑल मार्केट बुल में है तो सबके पी रेशो हायर रहेंगे, क्योंकि अगर सारी कंपनियां मोस्टली बढ़ रही है तो उनके पी रेशो हायर रहेंगे। अगर ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड में जा रहा है, राइट, तो सब कंपनीज के सबके मार्केट प्राइस धीरे धीरे कम होते हैं, कम होते हैं, कम होते हैं, तो ओवरऑल सबका पी जो होता है वो कम होता जाता है, राइट। तो मार्केट की कंडीशन कैसी है उस अकॉर्डिंग भी आपको एनालाइज करना होता है। अगर किसी कंपनी का पी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि मार्केट ओवरऑल बढ़ रहा है इसलिए सब कंपनीज का पी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पी रेशो अगेन ओवरऑल सिर्फ आप उसको एनालाइज करके कुछ नहीं कर सकते, एक कंपनी का स्टैंडर्ड लोन देख के कुछ नहीं होगा, आपको इंडस्ट्री से कंपेयर करना पड़ेगा, पीयर से कंपेयर करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल पी देखना पड़ेगा, कंपनी ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि पी जस्टिफाइड है या नहीं है, उसकी अर्निंग की स्टेबिलिटी कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है, वो ध्यान में रखना होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई वन ऑफ इनकम आ गई है उसके कारण से अर्निंग बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मार्केट की कंडीशन कैसी है, अगर मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में जा रहा है तो पी रेशो कंपनीज के कंपेरेटिवली हाई रहते हैं, बेरिश में जाता है तो पी रेशो कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको एनालाइज करना होता है। या अब हम देखते हैं कि इसकी पी रेशो की लिमिटेशंस क्या क्या है। पी रेशो की सबसे पहले इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है ग्रोथ, ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल। ये इसकी लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि जब भी आप पी रेशो को देखते हैं, हम जब प्राइस अर्निंग रेशो को देख के डिसाइड करते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, उस टाइम हम देखते हैं कि अच्छा हम 1 रुपए के लिए यहाँ पे 15 पे कर रहे हैं, बट 15 पे करने का रीज़न क्या है, हम देखते हैं कि अच्छा इसकी अर्निंग पोटेंशियल या ग्रोथ अच्छी होगी फ्यूचर में, ग्रोथ अच्छी होगी फ्यूचर में, इसलिए हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, राइट। हम ये अज्यूम कर रहे हैं ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी होगी इसलिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, बट इस रेशो में कहीं भी हम ग्रोथ को कंसिडर नहीं कर रहे, रेशो में कहीं भी ग्रोथ नहीं आ रहा, बट उस रेशो को जस्टिफाई करने के लिए या उसको फर्दर एनालाइज करने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं हाँ इसका वैल्यूएशन ज़्यादा है क्योंकि इसकी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, बट कंपनी की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है या हिस्टोरिकल ग्रोथ है उस ग्रोथ रेट का कहीं एडजस्टमेंट नहीं होता है इस रेशो में, इसलिए वो इतनी सही पिक्चर नहीं देता है। तो ग्रोथ पोटेंशियल का कहीं हम एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है इस रेशो में, ओके। तो ये एक लिमिटेशन है कि इसमें क्या एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो इस एक्चुअली लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए एक दूसरा रेशो बनाया है जिसको प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। बट एक्चुअली इस रेशो में कहीं ग्रोथ पोटेंशियल का एडजस्टमेंट नहीं है या ग्रोथ एस्टिमेट का एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है। दूसरा चीज़ है मार्केट,
मार्केट ट्रेंड पे भी ये पी रेशो काफ़ी डिपेंड करता है। जैसा मैंने लास्ट इसमें पॉइंट में बताया था कि अगर मार्केट बुलिश है तो पी रेशो वैसे भी बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनियां थोड़ी थोड़ी सब बढ़ती है, कंपनी के शेयर प्राइस, तो पी रेशो बढ़ जाता है। मार्केट बुलिश है तो कम हो जाता है। तो मार्केट ट्रेंड भी काफ़ी इम्पेक्ट करता है इस पी रेशो को। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है, वो एक लिमिटेशन है। तीसरी चीज़ है कि जो प्राइस अर्निंग रेशो है, इसमें जब आप इससे एनालिसिस निकालते हो, राइट, तो वैसे तो हम इसको वैल्यूएशन पर्पस के लिए यूज़ में लेते हैं, बट अगर आपको ओवरऑल एनालिसिस करनी है तो उससे आपको पूरी चीज़ें नहीं मिलती है। पूरी चीज़ें नहीं मिलती बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे अर्निंग को कंसिडर करते हैं। अर्निंग को जब हम अर्निंग को कंसिडर करते हैं तो इसमें कैश फ्लो का कहीं इम्पैक्ट नहीं आता। तो भले ही किसी कंपनी का पी रेशो अच्छा है, ओके, तो ये हो सकता है कि हाँ उसकी अर्निंग पोटेंशियल अच्छी है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा है। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि कई बार कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है, बट कैश फ्लो में दिक्कतें आती है क्योंकि वो रियलाइज नहीं हो पाते हैं, ए आर रिसीवेबल रियलाइज नहीं हो पाते हैं। तो अगेन इसमें भी हम कैश फ्लो को मेजर नहीं कर सकते। तो कैश फ्लो के बारे में, या कंपनी ज़्यादा डेट में तो नहीं है, उसके डेट हायर तो नहीं है, इन सबको कहीं कंसिडर नहीं किया जाता है, तो वो आप अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है। चौथा ये है कि क्योंकि एक इसमें एलिमेंट रहता है अर्निंग का, है ना, पी रेशो में एक एलिमेंट रहता है अर्निंग का, और जहाँ भी अर्निंग का कंपोनेंट आता है, प्रॉफिट्स का कंपोनेंट आता है, वहाँ पे थोड़ी मैनिपुलेशन की संभावना बढ़ जाती है। मैनिपुलेशन की संभावना रहती है, मैं नहीं बोलता बढ़ जाती है, मैनिपुलेशन की संभावना रहती है। क्योंकि ये जो अर्निंग्स होती है या प्रॉफिट्स होते हैं सब अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह से डेराइव होते हैं, राइट, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो कई बार होता है कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि डेप्रिसिएशन मेथड क्या चूज करना है ना, डेफर्ड रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करनी है, कब एक्सपेंसेस को, किन एक्सपेंसेस को कब कैपिटलाइज करना है या कब एक्सपेंस ट्रीट करना है, राइट, कुछ कुछ एक्सपेंसेस को। तो ये सब पॉलिसीज उनकी रहती है, तो उसी कारण से कई बार मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। ओके। और पांचवा इसकी एक लिमिटेशन रहती है कि जो पी रेशियो है, पहली बात तो आप स्टैंड अलोन यूज नहीं कर सकते, आपको कंपेयर करना होता है अक्रॉस द सेम इंडस्ट्री में, अक्रॉस द कंपनी। तो आप क्रॉस इंडस्ट्री कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। दो कंपनी अगर अलग अलग इंडस्ट्रीज में है तो उसको क्रॉस इंडस्ट्री में आप उसको कंपेरिजन नहीं कर सकते, एक ये भी लिमिटेशन रहती है, राइट। तो ओवरऑल इसकी लिमिटेशन है, एक तो ग्रोथ पोटेंशियल हम इसमें कंसिडर करते हैं, बट फॉर्मूला में जब उसको इंटरप्रेट करते हैं तब हम ग्रोथ को ध्यान में रखते हैं, बट फॉर्मूला में कहीं एडजस्टमेंट नहीं है। एक तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है। बाकी मार्केट ट्रेंड पे काफ़ी डिपेंड करता है। कैश फ्लो, डेट, इसके बारे में कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, तो उस तरह से हम कंपनी को एनालाइज नहीं कर सकते कम्प्लीटली। अर्निंग मैनिपुलेशन, क्योंकि अर्निंग पे डिपेंड करता है तो उसमें मैनिपुलेशन के थोड़े से चांसेस रहते हैं, और क्रॉस इंडस्ट्री कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये सब इसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है। तो ओवरऑल पी रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन के लिए और एनालिसिस पर्पसेस के लिए। तो जैसा हमने देखा हर रेशो की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है, इसीलिए आप एक रेशो के बेसिस पे आप पूरी एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल रेशोज को देखना होता है। या तो ओवरऑल आई होप लास्ट वीडियो और इस वीडियो के बाद आपको ओवरऑल पी रेशो के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी पीईजी, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो, और ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड पी, उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।